प्राचीन भारत का इतिहास भौगोलिक पृष्ठभूमि हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एशिया महाद्वीप का विशाल प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। इसका विस्तृत भूखंड, जिसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, आकार में विषम चतुर्भुज जैसा है। यह लगभग 2500 मील लंबा तथा 2000 मील चौड़ा है। रूस को छोड़कर विस्तार में यह समस्त यूरोप के बराबर है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा है तथा मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भौगोलिक दृष्टि से इसके 4 विभाग किए जा सकते हैं। 1. उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। यह तराई के दलदल वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक विस्तृत है, जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, टेहरी, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। 2. गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान। इस प्रदेश में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियां, सिंध तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भाग तथा गंगा और यमुना द्वारा सिंचित प्रदेश सम्मिलित है। देश का यह भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। यहाँ आर्य संस्कृति का विकास हुआ, इसे ही आर्यावर्त कहा गया है। 3. दक्षिण का पठार। इस प्रदेश के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का भूभाग आता है। 4. सुदूर दक्षिण के मैदान। इसमें दक्षिण के लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र सम्मिलित है। इस भाग में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश आते हैं। दक्षिण का पठार तथा सुदूर दक्षिण का प्रदेश मिलकर आधुनिक दक्षिण भारत का निर्माण करते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां, विंध्य तथा सतपुड़ा पहाड़ियां और महाकांतार के वन मिलकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करते हैं। इस पृथकता के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त रहा, जबकि उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का विकास हुआ। दक्षिण भारत में एक सर्वथा भिन्न संस्कृति विकसित हुई, जिसे द्रविड़ कहा जाता है। इस संस्कृति के अवशेष आज भी दक्षिण में विद्यमान है। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता रहा है तथा हिंद महासागर इस देश को पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण से घेरे हुए हैं। शांतिसीमा। इन प्राकृतिक सीमाओं द्वारा बाह्य आक्रमणों से अधिकांशतः सुरक्षित रहने के कारण भारत देश अपनी एक सर्वथा स्वतंत्र तथा पृथक सभ्यता का निर्माण कर सका है। भारतीय इतिहास पर यहाँ के भूगोल का गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र को अपनी अलग कहानी है। एक ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो दूसरी ओर नीचे के मैदान हैं। एक ओर अत्यंत उपजाऊ प्रदेश हैं तो दूसरी ओर विशाल रेगिस्तान है। यहाँ उभरे पठार, घने वन तथा एकांत घाटियां हैं। एक ही साथ कुछ स्थान अत्यंत उष्ण तथा कुछ अत्यंत शीतल हैं। विभिन्न भौगोलिक उपविभागों के कारण यहाँ प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसी विषमता यूरोप में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। भारत का प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र एक विशिष्ट इकाई के रूप में विकसित हुआ है तथा उसने सदियों तक अपनी विशिष्टता बनाए रखी है। इस विशिष्टता के लिए प्रजातीय तथा भाषागत तत्व भी उत्तरदायी रहे हैं। फलस्वरूप संपूर्ण देश में राजनैतिक एकता की स्थापना करना कभी भी संभव नहीं हो सका है, यद्यपि अनेक समय में इसके लिए महान शासकों द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। भारत का इतिहास एक प्रकार से केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। देश की विशालता तथा विश्व के शेष भागों से इसकी पृथकता ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए हैं। भारत के अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई होने के कारण भारतीय शासकों तथा सेनानायकों ने देश के बाहर साम्राज्य विस्तृत करने अथवा अपनी सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में ही किया। सुदूर दक्षिण के चोलों का उदाहरण इस विषय में एक अपवाद माना जा सकता है। प्राचीन समय से यहाँ भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते हैं। किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को यहाँ की विभिन्नताएं खटक सकती हैं, परंतु इन बाह्य विभिन्नताओं के मध्य एकता दिखाई देती है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। इससे फलस्वरूप विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता बन गई है। देश की समान प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि की भावना जागृत किया है। मौलिक एकता का विचार यहाँ सदैव बना रहा तथा इसने देश के राजनैतिक आदर्शों को प्रभावित किया। यद्यपि व्यवहार में राजनैतिक एकता बहुत कम स्थापित हुई, तथापि राजनैतिक सिद्धांत के रूप में इसे इतिहास के प्रत्येक युग में देखा जा सकता है।
सांस्कृतिक एकता अधिक सुस्पष्ट रही है। भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्श इस एकता के प्रमुख माध्यम रहे हैं। भारत के अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई होने के कारण भारतीय शासकों तथा सेनानायकों ने देश के बाहर साम्राज्य विस्तृत करने अथवा अपनी सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में ही किया। सुदूर दक्षिण के चोलों का उदाहरण इस विषय में एक अपवाद माना जा सकता है। हाँ, प्राचीन समय से यहाँ भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते हैं। किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को यहाँ की विभिन्नताएं खटक सकती हैं, परंतु इन बाह्य विभिन्नताओं के मध्य एकता दिखाई देती है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। इससे फलस्वरूप विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारतीय संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता बन गई है। देश की समान प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि की भावना जागृत किया है। मौलिक एकता का विचार यहाँ सदैव बना रहा तथा इसने देश के राजनैतिक आदर्शों को प्रभावित किया। यद्यपि व्यवहार में राजनैतिक एकता बहुत कम स्थापित हुई, तथापि राजनैतिक सिद्धांत के रूप में इसे इतिहास के प्रत्येक युग में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक एकता अधिक सुस्पष्ट रही है। भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्श इस एकता के प्रमुख माध्यम रहे हैं। भारतीय इतिहास के अति प्राचीन काल से ही हमें इस मौलिक एकता के दर्शन होते हैं। महाकाव्य तथा पुराणों में इस संपूर्ण देश को भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती, भरत की संतान कहा गया है। विष्णु पुराण में स्पष्टतः इस एकता की अभिव्यक्ति हुई है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय है। प्राचीन कवियों, लेखकों तथा विचारकों के मस्तिष्क में एकता की यह भावना सदियों पूर्व से ही विद्यमान रही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। यह सार्वभौम सम्राट की अवधारणा भारतीय सम्राटों को अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रेरणा देती रही है। यहाँ की 7 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी, 7 पर्वत महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, रक्ष्य, विंध्य तथा पारयात्र तथा 7 नगस्यों अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, पुरी तथा द्वारावती देश के विभिन्न भागों में बसी हुई होने पर भी देश के सभी निवासियों के लिए समान रूप से श्रद्धेय रही हैं।